सो वंस अगेन वेलकम माय स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज रिलेटिव। हम डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट 3 वीडियो से। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डाइपोल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे, ठीक है। और आई होप कि आपको वो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स में लास्ट में मैंने आपको डाइपोल पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करवाई थी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। मतलब लास्ट में मैंने उस वीडियो में 3 क्वेश्चन करवाए थे। एक क्वेश्चन में मैंने एक पॉइंट चार्ज को डाइपोल की एक्सिस पर रखा था और उस चार्ज की वजह से डाइपोल पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करवाई थी। फिर सेकंड क्वेश्चन में मैंने उस पॉइंट चार्ज को उस डाइपोल की इक्वेटोरियल वाली लाइन पे रखा था और उस पॉइंट चार्ज को इक्वेटोरियल वाली लाइन पे रखकर मैंने उस पॉइंट चार्ज की वजह से डाइपोल पे फोर्स कैलकुलेट किया था। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में मैंने उस चार्ज को ना तो इक्वेटोरियल पे रखा ना ही एक्सियल लाइन पे रखा, एक रैंडम लोकेशन पे रखा था मैंने पॉइंट चार्ज को। और फिर उस रैंडम लोकेशन पे रखकर मैंने उस पॉइंट चार्ज की वजह से डाइपोल पे फोर्स कैलकुलेट करवाया था आपसे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाए थे। उन्हीं के आगे मैं आज बढ़ रहा हूँ आगे। तो आज भी मेरा जो इस वीडियो में क्वेश्चंस जो चलेंगे वो डाइपोल पर फोर्स पर बेस्ड ही क्वेश्चन चलने वाले हैं। बट आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको पॉइंट चार्ज की वजह से डाइपोल पे फोर्स कैलकुलेट करवाया था, तो जिस मेथड से हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस मेथड से जो आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आज मैं जो क्वेश्चन हम करवाऊंगा, जैसे मान लो पिछले वीडियो तो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से डाइपोल पे फोर्स कैलकुलेट किया था, लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर है और ये बोल दे कि इस वायर से r डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा है। तो मान लो एक डाइपोल रखा है, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है और उनके बीच में कुछ स्मॉल सेपरेशन है, स्मॉल डी। तो मान लो एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर है, इससे r डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा है और मुझे ये बोले कि बताओ इस वायर की वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को मैं उस तरीके से सोल्व नहीं कर सकता जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट किया था। मतलब उस प्रोसेस से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि एक रिंग है, इस रिंग की एक्सिस पे एक डाइपोल रखा है। आ रही बात समझ में? मान लो ये कोई डाइपोल रखा है इस रिंग की एक्सिस पे और ये रिंग जो है इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर है। अगेन मुझे ये पूछा गया बताओ इस रिंग की वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैं जो है उस तरीके से सोल्व नहीं कर पाऊंगा जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में फोर्स कैलकुलेट करवाया था पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इन क्वेश्चंस को फिर हम सोल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए आज हम एक फोर्स कैलकुलेट करने का, मतलब डाइपोल पे फोर्स कैलकुलेट करने का एक नया मेथड सीखेंगे। एक नया फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे डाइपोल पे लगने वाले फोर्स का और उस फॉर्मूले से हम हर टाइप के क्वेश्चन फिर सोल्व कर पाएंगे। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आज मेरा जो टॉपिक है वो यही है, फोर्स ऑन दी डाइपोल। आ रही बात समझ में? लो आज मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं आपको। वो फॉर्मूला जो है वो हर जगह एप्लीकेबल होगा डाइपोल पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। मतलब उस फॉर्मूले की हेल्प से मैं वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो भी कैलकुलेट कर पाऊंगा, रिंग की वजह से कितना फोर्स लगेगा डाइपोल पे वो भी कैलकुलेट कर पाऊंगा, इवन मैं पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो भी मैं उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में? और मैं इस फॉर्मूले से ये भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि एक डाइपोल जो है वो दूसरे डाइपोल पे कितना फोर्स लगाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, तो अब मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं आज। तो मेरा जो टॉपिक का नाम है वो यही है, फोर्स ऑन द डाइपोल। अब इसमें मैं 2 केस ले रहा हूं। पहला केस मैं ये ले रहा हूं कि अगर मेरा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, और जब मेरा डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो पहले मेरा केस 1 है। तो केस 1 मेरा ये है कि व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मेरा डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। पहले तो हम ये वाला केस ले लेते हैं, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस भी लेंगे, ठीक है। तो मान लो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये तरीका होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। ये मैं आपको वैसे पहले पढ़ा भी चुका हूँ। तो मान लो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो E है, ठीक है। और इसमें मान लो एक डाइपोल रखा है। मान लो ये कोई डाइपोल रखा है जिसका एक चार्ज तो -q है, एक चार्ज +q है, और ये कोई डाइपोल रखा है और इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है वो मान लो स्मॉल d है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका यूनिफॉर्म है। तो देखो, अब इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो इस पॉइंट चार्ज +q पे फोर्स लगेगा।
तो इस प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, क्यू ई, यानी राइट में लगेगा। और ये चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो आपका लेफ्ट में लगेगा, यानी क्यू ई लेफ्ट में लगेगा। तो इस पूरे डाइपोल पर एक क्यू ई फोर्स लग रहा है राइट में, एक क्यू ई फोर्स लग रहा है लेफ्ट में। तो इस केस में नेट फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मेरा डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर जो नेट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, अब एक चीज और समझना, मैं आगे जाके डाइपोल के ऊपर टॉर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट करवाऊंगा कि डाइपोल पर टॉर्क कितना लगता है। आ रही बात समझ में? तो वैसे तो मैं उसको आगे पढ़ाने वाला हूँ, एक पूरा टॉपिक लूंगा मैं टॉर्क ऑन द डाइपोल पे। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ फोर्स ऑन द डाइपोल, ऐसे एक पूरा टॉपिक लूंगा मैं फोर्स ऑन दी टॉर्क ऑन द डाइपोल वाला, ठीक है? तो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर मेरा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर नेट फोर्स तो 0 आ गया। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि अगर नेट फोर्स 0 आ गया तो नेट टॉर्क भी 0 होगा क्या? तो सीधी सीधी बात ये है कि नेट फोर्स 0 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्क भी 0 होगा। वैसे तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो चलो देखते हैं यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 आ गया, लेकिन चेक करते हैं कि टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा। तो देखो, ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगा इस डाइपोल पे, तो ये वाला फोर्स राइट में लग रहा है। तो जब ये इस डाइपोल को घुमाएगा तो ये ऐसे घुमाएगा, तो उसका जो टॉर्क आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, यानी इस फोर्स का टॉर्क अंदर की तरफ आएगा। और ये वाला जो फोर्स है ये भी डाइपोल को ऐसे ही घुमाएगा। अरे बस दोनों फोर्स जो है वो आपके डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये भी ऐसे घुमाएगा और ये भी ऐसे घुमाएगा। तो दोनों का जो टॉर्क आ रहा है वो अंदर आ रहा है, तो दोनों का जो टॉर्क आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में ही आ रहा है, यानी दोनों का टॉर्क जो है वो ऐड ही होगा। तो यहाँ पे नेट टॉर्क की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आने वाली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर नेट फोर्स तो 0 होता है, बट नेट टॉर्क जो होता है वो 0 नहीं होता। तो फिर नेट टॉर्क होगा कितना वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, वो हम पूरा एक वीडियो लेंगे टॉर्क के ऊपर, वहीं पे मैं वो कैलकुलेट करवाऊंगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब मैं एक लाइन भी बोल सकता हूं कि अगर मान लो मेरा एक डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पे रखा है तो उस पर ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा डाइपोल का, लेकिन उसका रोटेशनल मोशन हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन तो इसलिए नहीं हो पाएगा अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन करवाने के लिए आपके पास फोर्स होना चाहिए, जबकि इस पे नेट फोर्स 0 आ गया। और रोटेशनल मोशन करवाने के लिए आपके पास टॉर्क होना चाहिए, यहाँ पे टॉर्क जो है वो 0 नहीं आ रहा, टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ तो वो ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं करेगा, लेकिन वो रोटेशनल मोशन करेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा और डाइपोल पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा तो हम बिना सोचे समझे डायरेक्ट उसका आंसर लिख देंगे कि उसका आंसर जो आने वाला है वो 0 आने वाला है। आगे बात समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट केस कि अगर मेरा डाइपोल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखो, तो केस 2 है when dipole is placed in non-uniform electric field। ठीक है, मतलब अगर मेरा डाइपोल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वैसे आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। और आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है। इन सब का मतलब मैंने आपको पहले समझा रखा है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर लोकेशन पे अलग अलग हो, यानी हर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लो मेरा कोई एक डाइपोल है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, लेकिन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल की एक्सिस की डायरेक्शन में है। मतलब मैं इसमें भी एक स्पेशल केस ले रहा हूं, मतलब मेरा फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म तो है, लेकिन जो फील्ड की डायरेक्शन है वो डाइपोल की एक्सिस की डायरेक्शन में ही है। ये चीज़ का ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ये जो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ यहाँ पे डाइपोल के ऊपर फोर्स का, वो तब वैलिड है, मतलब वो फॉर्मूला तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आपकी वो डाइपोल की एक्सिस के अलोंग हो। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मान लो मेरा एक कोई डाइपोल है, ये कोई डाइपोल है, -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और इनके बीच में कुछ स्मॉल सेपरेशन है। ठीक है,
वो स्मॉल सेपरेशन है। उस स्मॉल सेपरेशन को चाहो तो डी बोल दो या डी एक्स बोल दो। डी एक्स मतलब स्मॉल सेपरेशन। डाइपोल की डेफिनेशन ये तो होती है, डाइपोल दो चार्ज का सिस्टम होता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए और उनके बीच में सेपरेशन जो है वो स्मॉल होना चाहिए। तो मान लो वो जो स्मॉल सेपरेशन है वो मान लो डी एक्स है। आ रही बात समझ में? और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी एक्सिस के अलोंग है या इसकी एक्सिस के पैरेलल है। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ ही है, क्योंकि इस डाइपोल की जो एक्सिस होगी वो यही तो होगी। डाइपोल की एक्सिस क्या होती है? दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन। तो मान लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और उसकी डायरेक्शन जो है वो उसकी एक्सिस के अलोंग ही है, ठीक है। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो हर जगह इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो मैं ये मान लेता हूँ कि इस चार्ज के पास जो फील्ड आ रहा है वो फील्ड मान लो ई है। तो अगर इस चार्ज के पास फील्ड ई आ रहा है तो इस चार्ज के पास जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा? तो इस चार्ज के पास जो फील्ड आएगा वो ई की जगह कुछ और आएगा। अब मान लो मेरा फील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मान लो फील्ड की डायरेक्शन राइट में है लेकिन मान लो फील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तब तो यहाँ पे फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई प्लस डी ई। थोड़ा सा फील्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम सेपरेशन है। तो अगर यहाँ पे फील्ड ई है तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा? या तो ई प्लस डी ई होगा या फिर ई माइनस डी ई होगा। तो अगर कंटिन्यूसली फील्ड इंक्रीज हो रहा है आगे जाने पर, तब तो यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा तो गैप है, डी एक्स का तो गैप है। तो अगर इस चार्ज पे फील्ड ई आया है तो इस पे फील्ड या तो ई प्लस डी ई आएगा, और अगर फील्ड घट रहा है तो फील्ड इस चार्ज पे जो आएगा वो क्या आएगा? फिर ई माइनस डी ई आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ई प्लस डी ई से फॉर्मूला डिराइव कर लो, चाहे ई माइनस डी ई से फॉर्मूला डिराइव कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ पे एक बार ई प्लस डी ई ले लेता हूँ। मान लो मेरा फील्ड जो है वो कंटिन्यूसली आगे जाने पर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो फील्ड था वो तो ई था और यहाँ पे जो फील्ड था वो कितना हो गया आपके पास? वो हो गया ई प्लस डी ई। आगे बात समझ में? अब मुझे इस डाइपोल पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखना। इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो तो राइट में लगेगा क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और फील्ड इसकी एक्सिस के अलोंग ही है, इस तरफ है, राइट में है। तो फील्ड की डायरेक्शन अगर राइट में है तो इस पे फोर्स राइट में लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई प्लस डी ई, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगेगा वो आपका फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फील्ड आपका राइट में है तो फोर्स इस पे जो लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा और वो लगेगा आपका क्यू इंटू ई, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो लेफ्ट में लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो राइट में लग रहा है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं डाइपोल पे तो नेट फोर्स हो जाएगा क्यू ई प्लस डी ई माइनस क्यू ई। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू इंटू डी ई। आ रही है बात समझ में? अगर मैं डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ नेट क्या हो जाएगा आपका? तो जैसे ही मैं डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा क्यू इंटू डी ई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो dx से मैं ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो q इंटू डी एक्स है ये क्या बन जाएगा मेरा? तो q इंटू डी एक्स को मैं बोल सकता हूँ डाइपोल मोमेंट। तो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी आपकी वो हो जाएगी p इंटू डी ई बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको फॉर्मूला याद भी रखना है। तो जब भी मेरे को डाइपोल पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा p इंटू डी ई बाई डी एक्स। ये डी ई बाई डी एक्स क्या है? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और ये p क्या है? ये p उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये p जो है वो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है जिस पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? जिस पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे सपोज करो मेरे पास दो डाइपोल है, एक डाइपोल है P1, एक डाइपोल है P2। तो मतलब एक का डाइपोल मोमेंट P1 है, एक का डाइपोल मोमेंट P2 है। और मान लो मुझे वो ऐसे पूछे कि इस डाइपोल की वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, तो मुझे P2 पे फोर्स पूछा गया है P1 की वजह से, तो इस फॉर्मूले में जो P लिया जाएगा वो P2 का लिया जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले में ये जो P आया है ये डाइपोल मोमेंट उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है जिस पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। और ये डी ई बाई डी एक्स जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन है। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन? जो फील्ड इस डाइपोल के ऊपर आ रहा है तो उस फील्ड का डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मुझे फिर फोर्स की वैल्यू देगा। और ये चीज का ध्यान रखना, ये जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है वो ये मानते हुए डिराइव किया है कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी एक्सिस के अलोंग है। आगे बात समझ में? इस चीज के लिए भी आप ध्यान रखना भाई। तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। आगे बात समझ में? अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी एक्सिस के अलोंग ना हो, किसी दूसरे डायरेक्शन में हो, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे जा रहा है, तो उस केस में फिर हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो वैसे वाले क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में आने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि उन क्वेश्चंस की फिर कैलकुलेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। पहली बात तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वही बहुत अच्छी कैटेगरी का बनता है। इस टॉपिक से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो एडवांस में ही पूछेगा आपसे, ज़्यादा चांसेस तो एडवांस के ही हैं। तो अगर आपको किसी एंगल पे फील्ड दे रखा है तो उसको थोड़ा सा सोल्व करना आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है।
तो वैसे उसको भी आप सोल्व कर सकते हो, तरीका तो वही होगा। अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे भी आ रहा है तो सोल्व करने का तरीका तो वही होगा कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है वो चेक कर लो, इस पर फोर्स कितना लग रहा है वो चेक कर लो, और दोनों फोर्स की डायरेक्शन चेक कर लो, फिर रिजल्टेंट निकाल लो। यहां पर भी तो मैंने यही किया है, इस फोर्स पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू चेक कर ली, वो आई क्यू ई प्लस डी ई, इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू चेक कर ली, वो क्यू ई आई, फिर दोनों का नेट निकाला, नेट निकाल के मेरा ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको आपकी शीट वगैरह में, अगर आप कोटा की कोई शीट मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या फिर जैसे आप कोई अच्छी बुक्स भी सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स की, तो उनमें भी आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ये उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस वही मिलेंगे आपको, मोर देन 99% क्वेश्चंस। हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चंस ही ये मिले जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको गिवन होगा वो डाइपोल की एक्सिस के अलोंग ही गिवन होगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनमें भी लगभग हर क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल की एक्सिस के अलोंग ही मिलने वाला है आपको। इसलिए इस केस को अपन बोलते हैं स्पेशल केस है ये, और यही हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस चीज़ का मैं आपको लास्ट बार फिर से बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपका केवल और केवल तभी वैलिड है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल की एक्सिस के अलोंग है, यानी डाइपोल की एक्सिस के अलोंग या तो राइट में होना चाहिए या फिर लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए डाइपोल की एक्सिस के अलोंग, तो ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। आगे बात समझ में? चलो ठीक है, तो आप क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो अब देखो आज का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था। ठीक है, तो देखो बोला गया है कि एक डाइपोल है, इस डाइपोल की एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, यानी इस डाइपोल की एक्सिस पर x डिस्टेंस पे चार्ज रखा है कैपिटल Q, और मुझे ये बताना है कि इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में? और इन दोनों चार्जेस का बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है, ये मुझे बोला गया है, और ये भी बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन स्मॉल डी है। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या होगा आपको क्लियर हो गया होगा कि एक डाइपोल है जिसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा है कैपिटल Q, तो मुझे बोला गया है इस पॉइंट चार्ज कैपिटल Q की वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, और x इज ग्रेटर देन स्मॉल डी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था, लेकिन इस क्वेश्चन को आज मैं दूसरे मेथड से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, कल मैंने इसके 2 मेथड बताए थे, आज इसी क्वेश्चन का 3rd मेथड बता रहा हूँ आपको। तो मैं आज जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ वो मैं उस फॉर्मूले से सोल्व कर रहा हूँ जो मैंने फॉर्मूला अभी आपको डिराइव करवाया था। आ रही बात समझ में? तो देखो पहले तो अपन ये चेक कर लेते हैं क्या वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग ही होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस चार्ज पर, तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी और इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये चार्ज जो है वो इसको रिपेल करेगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, यानी इस चार्ज पर जो फील्ड होगा वो इस एक्सिस के अलोंग ही होगा लेफ्ट में, और इस चार्ज पर जो फील्ड होगा वो वाला चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके एक्सिस के अलोंग होगी और इसी डायरेक्शन में होगी राइट में। ठीक है, तो यानी दोनों चार्ज पे जो फील्ड आ रहा है वो एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है, बस एक में लेफ्ट में आ रहा है एक में राइट में आ रहा है, लेकिन आ रहा है अपना किस पे है, एक्सिस पे ही है इस चार्ज की वजह से। तो मैं कह सकता हूं कि इस डाइपोल पे इस चार्ज की वजह से जो फील्ड आ रहा है वो एक्सिस के अलोंग ही है। इसका मतलब मैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं जो मैंने डिराइव किया था। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था F इक्वल टू होता है P dE/dx, यही मेरा फॉर्मूला था, F इक्वल टू P dE/dx। अब देखो P तो क्या होगा, P तो होगा Q इंटू डी, P तो क्या होगा आपका Q इंटू डी, और dE/dx क्या होगा, तो देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस डाइपोल के ऊपर, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट चार्ज का, तो पॉइंट चार्ज का x डिस्टेंस पे जो फील्ड आता है वो आता है E इक्वल टू KQ/x²। एक पॉइंट चार्ज का x डिस्टेंस पे जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा भाई, KQ/x²। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं dE/dx जब करूंगा तो dE/dx जो आएगा आपका वो आएगा -2KQ/x³। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो कितना आएगा आपके पास, वो आएगा -2KQ/x³। तो जब मैं dE/dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -2KQ/x³। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? नेगेटिव साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा ओवरऑल जो फोर्स लगेगा आपका, तो वो ओवरऑल फोर्स जो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं ओनली मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो जो F वेक्टर होगा यानी फोर्स का जो सिंपल मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 2KQ इंटू स्मॉल QD डिवाइडेड बाई x³। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का, सॉरी फॉर्मूला क्या आंसर हो जाएगा ये। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इस डाइपोल पे जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है। आगे बात समझ में? आप चाहो तो इस QD को दोबारा से P से भी इंडिकेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे P को Q इंटू डी लिख दिया। अगर आप P को Q इंटू डी नहीं लिखना चाहते, सिंपल P लिखना चाहते हो, तो आप फोर्स को ऐसे भी बोल सकते हो कि जो फोर्स आएगा वो आएगा
2k3p डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो लास्ट वीडियो में मैंने जो फोर्स निकलवाया था आपका इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डाइपोल पे, तो वो जो फोर्स आया था आपका वो यही आया था। तो यही मेरा राइट आंसर भी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो है वो मैंने आपको 3 मेथड करवा दिए हैं। तो इसी क्वेश्चन को 2 मेथड से तो मैंने कल सोल्व किया था, आज इसी क्वेश्चन को मैंने 3rd मेथड से सोल्व कर दिया है। उस फॉर्मूले से मैंने इसको सोल्व किया है जो फॉर्मूला मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। आ रही बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सो अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से यहाँ पे इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक चीज़ समझा सकूँ। तो देखो पहले तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया कि एक डाइपोल है जिसमें एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। और बोला गया कि इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। आ रही बात समझ में? तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो ये पॉइंट चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, इसकी वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, यही मुझे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और मुझे ये बोला गया है कि x जो है वो ग्रेटर देन है स्मॉल डी के। आ गई बात समझ में? तो देखो अब मुझे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डाइपोल पे फोर्स लगाना है। तो अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है, अगर मान लो कोई बच्चा फॉर्मूला याद करके चला जाए कि डाइपोल पे जो फोर्स लगता है वो होता है F = P dE/dx। ठीक है, और किसी बच्चे ने अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आ रही बात समझ में? क्यों गड़बड़ हो जाएगी? देखो मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी ही हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल पर वो उसकी एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट चार्ज पे जो इसका फील्ड होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। जो भी फील्ड होगा वो क्या होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज जो है वो उसको इधर रिपेल करेगा तो ये डायरेक्शन होगी फील्ड की। और इस चार्ज पे जो फील्ड लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। ये बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस डाइपोल के दोनों चार्जेस पे जो फील्ड आ रहा है इस पॉइंट चार्ज का वो इसकी एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा। तो अगर ये इसके एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर किसी ने बिना सोचे समझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आप चाहो तो आंसर निकाल के भी चेक कर सकते हो। देखो आंसर गलत ही आएगा जब आप इस फॉर्मूले से करोगे। तो देखो अगर मैं इस फॉर्मूले से सोल्व करूं तो F = क्या हो जाएगा P × dE/dx। अब dE/dx क्या होगा? इसके फील्ड का डिफरेंशिएशन। तो इस पॉइंट चार्ज का इस डाइपोल पे जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा? तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है KQ/x²। तो जब आप dE/dx करोगे तो dE/dx बराबर हो जाएगा माइनस का 2KQ/x²। यानी जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2KQ/x²। तो जब आप फोर्स निकालोगे तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा P × dE/dx। और dE/dx आया आपका 2KQ/x³। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो हो जाएगी आपके पास 2KQP / x³। जबकि लास्ट वीडियो में जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो लास्ट वीडियो में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो डाइपोल पे फोर्स आया था वो आया था KPQ / x³। तो रियल आंसर जो था इसका वो ये वाला था, जबकि इस फॉर्मूले से जो आंसर आया है वो आया है 2KQP / x³। आ रही बात समझ में? मतलब इस फॉर्मूले से जो आंसर आया है वो गलत ही आया है। तो गलत आना ही था क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो बस मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन से कि अगर आप फॉर्मूला याद करके जा रहे हो कि एक डाइपोल पे फोर्स कितना लगता है तो उसका फॉर्मूला मैं मानता हूं कि P dE/dx होता है, बट ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर किसी ने गलती से ये फॉर्मूला लगा दिया तो उसका आंसर देखो गलत आएगा, जबकि राइट आंसर इसका है KPQ / x³। आगे बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो अब इस क्वेश्चन को फिर सोल्व कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है। आप लास्ट वीडियो में जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे सोल्व किया था। ठीक है, सो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर है, और इससे r डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है, और इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी दे रखी है इस तरफ। इसका मतलब ये वाला चार्ज नेगेटिव है और ये वाला चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो मतलब एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर है, इससे r डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट p है। तो मुझे ये बताना है कि इस डाइपोल पर इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से फोर्स कितना लगेगा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? सो आई होप को आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर है, इसकी वजह से इस डाइपोल पे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा कोशिश करो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन कैसे होगा।
ठीक है। सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका कुछ ना कुछ आंसर भी आया होगा। तो चेक करते हैं कि आपने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो सही है कि गलत है। तो देखो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है वो है पी डी ई बाई डी एक्स, बट ये वाला फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल तभी होगा जब दोनों चार्ज पे जो इस वायर का फील्ड आएगा वो इसकी एक्सिस के अलोंग आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड कितना आता है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड कितना आता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये सब चीजें मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूं। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो आप चाहो तो पहले वो वीडियो देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। तो अगर आप वो वीडियो देख के इस क्वेश्चन को समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। तो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड आता है वो उसके दो कंपोनेंट आते हैं। तो एक जो फील्ड होता है वो तो वायर के परपेंडिकुलर होता है, या तो इस तरफ होगा या फिर वो इस तरफ होगा। आ रही बात समझ में? मतलब एक कंपोनेंट तो वायर के परपेंडिकुलर आएगा, और वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमको पता है के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। आ रही है बात समझ में? ये सब चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। और थीटा 1 थीटा 2 क्या होता है? जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर ये एंगल होते हैं लोअर एंड के वायर के और अपर एंड के वायर के। यानी अगर एक ये वायर है तो इसका लोअर एंड कितना एंगल बना रहा है और इसका अपर एंड जो है इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, वो हमारा थीटा 1 थीटा 2 होता है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है वो तो ये आता है के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और डी क्या है? डी इस वायर से डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है। ठीक है, और एक कंपोनेंट और आता है जो इस वायर के पैरेलल आता है, यानी वो वाला कंपोनेंट या तो ऊपर की तरफ आएगा या वो वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो कंपोनेंट जो इसके वायर के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो वायर के पैरेलल होता है। तो जो पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला आया था हमारे पास, वो आया था के लैम्बडा बाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास वहां पे आया था। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड जो है वो दोनों तरह का आएगा, या तो वायर के परपेंडिकुलर आएगा, मतलब दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो वायर के परपेंडिकुलर और एक वायर के पैरेलल। ठीक है, लेकिन अगर मेरे वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, तो इनफाइनाइट अगर वायर की लेंथ हो जाएगी, तो मैंने आपको समझाया था कि थीटा 1 थीटा 2 जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो जैसे ही आप थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो ये कोस 90 माइनस कोस 90 ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी पैरेलल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो पैरेलल कंपोनेंट खत्म हो गया, तो सिर्फ जो कंपोनेंट बचेगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? साइन 90 प्लस साइन 90, इसका मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2 के लैम्बडा बाई डी, और डी जो है वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको हल्का सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है यहाँ पे। तो हमको जो वायर दिया हुआ है वो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, इसका मतलब केवल एक ही कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा बस, केवल पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा। यानी इस चार्ज पे जो फील्ड आएगा वो भी इस वायर के परपेंडिकुलर होगा। तो इस वायर पे, इस चार्ज पे जो फील्ड आएगा वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, यानी वायर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है। और पैरेलल वाला कंपोनेंट यहाँ पे आने वाला नहीं है क्योंकि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। ऐसे ही इस चार्ज पे जो फील्ड आएगा वो आपका राइट में आएगा, क्योंकि इस पे चार्ज पॉजिटिव है, वायर पे भी चार्ज पॉजिटिव है क्योंकि प्लस लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर दिया हुआ है। तो ये वायर जो है वो उसको रिपेल करेगा, यानी इस पे भी जो फील्ड आएगा वो इस एक्सियल लाइन के अलोंग ही आएगा। पैरेलल वाला फील्ड जो है वो नहीं आने वाला वायर के पैरेलल, क्योंकि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। इसका मतलब पैरेलल फील्ड तो दोनों पे नहीं आएगा, दोनों पे जो फील्ड आ रहा है वो इस लाइन के अलोंग ही आ रहा है, यानी डायपोल के एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं जो मैंने ड्राइव किया था, पी डी ई बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये पूरी चीज मैंने आपको बस इसलिए समझाई है ताकि आप ये केयरफुली रखो कि ये फॉर्मूला लगेगा भी कि नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर गलती से मान लो ये फॉर्मूला नहीं लग रहा होगा और आपने गलती से ये फॉर्मूला लगा दिया और आपने कुछ आंसर निकाल दिया और वो मान लो आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे तो खैर कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पे तो मुझे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो मैं इजीली आंसर निकाल सकता हूँ इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल तो यहाँ पे 0 आने वाला ही है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आने वाला है यहाँ पे वो मुझे पता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से वो होता है 2 के लैम्बडा बाई डी, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डी नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस आर है, तो मैं लिख दूंगा 2 के लैम्बडा बाई आर। तो ये वाला जो फील्ड है वो इस वायर की वजह से इस डाइपोल पे आ रहा है,
तो अगर मैं डी ई बाई डी एक्स निकालूँ, यहाँ पे x की जगह r लिख दूंगा क्योंकि मेरे को डिस्टेंस जो है वो r की फॉर्म में दी हुई है। तो जब आप डी ई बाई डी आर निकालोगे तो वो हो जाएगा आपके पास माइनस का 2k लैम्बडा बाई आर स्क्वायर। मतलब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे r के रेस्पेक्ट में तो वो ये आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2k लैम्बडा पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई बोलेगा सर नेगेटिव साइन कहाँ चला गया, नेगेटिव साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पे जो नेट फोर्स आने वाला है आपका, वो नेट फोर्स आपका लेफ्ट में ही आने वाला है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 2k लैम्बडा पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप चाहो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मेरे पास एक रिंग है जिस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और पॉजिटिवली चार्ज है ये रिंग, आ रही बात समझ में। और इसकी रेडियस जो है वो रेडियस मान लो इसकी कैपिटल आर है। तो एक रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इस पर टोटल चार्ज क्यू है और टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव है इसके ऊपर। और बोला गया है कि इस रिंग की एक्सिस पर आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, आ रही बात समझ में। तो इसकी एक्सिस पर आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वो पी है। तो आपको ये बताना है कि इस रिंग की वजह से इस डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, आ रही बात समझ में। और डिस्टेंस मुझे इस डाइपोल की दे रखी है इसकी एक्सिस पे सेंटर से आर बाई रूट टू, आ रही बात समझ में। सो कैलकुलेट करने की कोशिश करो। आपको मैंने ये तो पढ़ा ही रखा है कि एक रिंग की एक्सिस पे फील्ड जो आता है वो कितना आता है, तो वो मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से ही। तो ट्राई करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो कि अगर ये डाइपोल जो है उसके सेंटर से इसकी एक्सिस पे आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे हो तो इस पे फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज रिंग की वजह से, ठीक है। सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके कोशिश करी होगी इसको सोल्व करने की। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो है पी डी बाई डी एक्स, बट ये वैलिड भी है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमको रिंग की वजह से एक्सिस पे फील्ड निकालना है तो उसकी एक्सिस पे जो फील्ड होता है वो इस लाइन के अलोंग ही होता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस रिंग का जो इसके ऊपर फील्ड आएगा वो रिंग की तरफ आएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। एक्सिस पे जो फील्ड आता है आपका, रिंग की एक्सिस पे फील्ड, वो एक्सिस के अलोंग ही होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी यानी फील्ड इस तरफ होगा। ये चार्ज पॉजिटिव है यानी ये रिंग जो है उसको रिपेल करेगी यानी फील्ड जो होगा वो राइट में होगा। आ रही बात समझ में। ये फील्ड की डायरेक्शन मैंने कैसे चेक करी, ये सब चीज़ें आप मेरी वीडियो में देख सकते हो भाई। ये वाला जो है रिंग की वजह से जो फील्ड होता है वो भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। पहले मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि रिंग की वजह से एक्सिस पे फील्ड कितना आता है और उसकी डायरेक्शन कैसे हम चेक करते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो इसके पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपकी होगी इस एक्सिस के अलोंग लेफ्ट में, इस पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके एक्सिस के अलोंग होगी राइट में। यानी ओवरऑल जो फील्ड आ रहा है आपका वो एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है। तो अगर ओवरऑल फील्ड एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। आगे बात समझ में। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो मुझे पी दिया हुआ ही है। अब बात ये आती है कि डी ई बाई डी एक्स क्या होगा। तो मुझे एक रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पे फील्ड पता है, वो वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही ड्राइव कर रखा है कि एक रिंग की एक्सिस पे फील्ड कितना होता है। तो वहां पे हमने निकाला था वो होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वाला फॉर्मूला हमने निकाला था कि एक रिंग की एक्सिस पे फील्ड कितना होता है। तो रिंग की एक्सिस पे जो फील्ड आया था वो आया था के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी ई बाई डी एक्स, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी ई बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन करके एक्स की जगह जब आप आर बाई रूट टू पुट करोगे, आ रही बात समझ में। मतलब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में और जब आप x की जगह r बाई रूट टू पुट करोगे तो ये जो डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। अब ये आप खुद चेक कर सकते हो भाई, ये सिंपल कैलकुलेशन है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें जब आप x की जगह r बाई रूट टू पुट करोगे तो उस डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। वो आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। तो जब डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल टू आर बाई रूट टू पे जीरो हो जाएगी तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन आर बाई रूट टू पर इस रिंग की वजह से जो डाइपोल पे फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ये ध्यान रखना
अगर ये डाइपोल जो है वो रिंग की एक्सिस पे रखा है तो हमेशा जीरो नहीं होगा। ये सिर्फ इस डाइपोल पे फोर्स जीरो इसलिए आया है क्योंकि जो डिस्टेंस मुझे दे रखी है वो r/√2 दे रखी है। आ रही बात समझ में? मतलब जब आप इसका dE/dx रखोगे तो जब dE/dx निकालोगे तो उस dE/dx में जब आप x की जगह r/√2 पुट करोगे ना तो ही आपकी dE/dx की वैल्यू जीरो होगी। अगर यहाँ पे डिस्टेंस मुझे कुछ और दी हुई होती तो dE/dx की वैल्यू जीरो नहीं होती। फिर बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एक मिसकंसेप्शन आप अपने दिमाग में मत बिठा लेना कि एक रिंग की एक्सिस पे डाइपोल पर रखा हो तो उस पर फोर्स जीरो होता है। ये गलत कॉन्सेप्ट अपने माइंड में मत डाल लेना। हमेशा जीरो नहीं होता, ये तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जीरो हो गया। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन अच्छे से। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया कि मेरे पास दो डाइपोल है, एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P1 है, दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P2 है, और दोनों जो है ना वो एक दूसरे के साथ सेम एक्सिस पे रखे हैं। मतलब दोनों की जो एक्सिस है वो क्या है, कॉमन एक्सिस है। मतलब दोनों के दोनों जो है ना वो सेम एक्सिस पे रखे हुए हैं, ये हमको बोला गया है। तो हमको बोला गया है कि डाइपोल 1 की वजह से डाइपोल 2 पे कितना फोर्स लगेगा। आ रही है बात समझ में? मतलब मुझे F21 की वैल्यू पूछी गई है, मतलब फोर्स ऑन 2 यानी फोर्स ऑन सेकंड डाइपोल ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल। तो फर्स्ट डाइपोल की वजह से सेकंड डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा ये मुझे पूछा गया है। आ रही बात समझ में? सो एक सिंपल क्वेश्चन है। अब मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं तो आपको ये आइडिया लग गया है कि कैसे सोल्व करना होता है क्वेश्चन को। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई कीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, तो एक बार पहले आप कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ किसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है? सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कैलकुलेट कर किया होगा। तो देखो आपका आंसर जो है वो सही आया है कि गलत आया है। तो देखो पहले तो ये अपन को पता है कि फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा P/dE/dx। डाइपोल पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P/dE/dx। ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा हम चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब इस डाइपोल पर इसका जो फील्ड आएगा वो इसकी एक्सिस के अलोंग आएगा। तो देखो दोनों की एक्सिस कॉमन है और डाइपोल की एक्सिस पे जो फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होता है। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो मुझे राइट में दिया हुआ है, तो इसका जो फील्ड आएगा इसकी एक्सिस पे वो राइट में ही आएगा और एक्सिस के अलोंग ही आएगा। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब इसका जो फील्ड आने वाला है इस डाइपोल पे वो इसकी एक्सिस के अलोंग ही आने वाला है और राइट में ही आने वाला है। इसका मतलब जो फील्ड है वो एक्सिस के अलोंग आ रहा है। इसका मतलब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ये वाला। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तो है। अब इसका आंसर क्या होगा देखो। तो मैंने आपको बताया था एक चीज कि जब हम ये बोलते हैं कि फोर्स जो होता है वो P/dE/dx होता है, तो इसमें जो ये P होता है वो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है जिसके ऊपर अपने को फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे जो मैं P लूंगा वो P2 लूंगा क्योंकि मुझे P2 पे फोर्स निकालना है। और dE/dx क्या है, dE/dx उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, P1 की वजह से, तो इसके फील्ड का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे। तो पहली बात तो ये है कि इसका फील्ड कितना आएगा इस पे, तो ये वाला जो दूसरा डाइपोल है वो इसकी एक्सिस पे रखा हुआ है। तो एक डाइपोल की वजह से एक्सिस पे जो फील्ड आता है वो आता है Kp/x³, तो वो हो जाएगा Kp1/x³। यानी इस डाइपोल का यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो आएगा Kp1/x³। तो dE/dx क्या हो जाएगा, तो dE/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3Kp1 डिवाइडेड बाई x⁴। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जो dE/dx की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -3Kp1 डिवाइडेड बाई x⁴। तो अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा P2 इंटू 3Kp1 डिवाइडेड बाई x⁴। यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 3Kp1P2 डिवाइडेड बाई x⁴। ये मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा दूसरे वाले डाइपोल पे। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये मेरा आंसर आया है फोर्स ऑन डाइपोल 2 ड्यू टू डाइपोल 1। और आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है कि दो डाइपोल हैं, एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P1 है, एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P2 है। तो ये जो दूसरा वाला डाइपोल है यानी ये जो डाइपोल 2 है ये डाइपोल 1 की इक्विटोरियल लाइन पे रखा है। आ रही बात समझ में? मतलब दूसरा वाला जो डाइपोल है वो पहले वाले डाइपोल की इक्विटोरियल वाली लाइन पे रखा है x डिस्टेंस पे। तो मुझे पूछा गया है कि दूसरे वाले डाइपोल पे
यानी इस डाइपोल पे पहले वाले डाइपोल की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन मेरा अगेन वही है, आपको यही बताना है फोर्स ऑन सेकंड डाइपोल ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल। बस क्वेश्चन में फर्क ये आ गया, पहले दोनों के दोनों डाइपोल सेम एक्सिस पे थे, यानी दूसरा वाला जो डाइपोल था वो इसकी एक्सिस पे ही रखा हुआ था, लेकिन अब की बार जो दूसरा वाला डाइपोल है वो इसकी इक्विटोरियल वाली लाइन पे आ गया। आ रही है बात समझ में? तो ट्राई करो आप वीडियो को पॉज करके, कोशिश करो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की, फिर मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी आप कोशिश करो, हो सकता है आपसे सोल्व ना हो बट ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्यूशन होगा इसका। सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश भी की होगी। तो देखो, पहली बात तो हम ये चेक करते हैं क्या यहाँ पे जो फील्ड आ रहा है इस डाइपोल का इसके ऊपर वो इसकी एक्सिस के अलोंग आ रहा है क्या। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इस डाइपोल पे दो चार्ज मान लूँ, जैसे मान लो एक माइनस चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर डाइपोल है इसका मतलब दो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन साइन अपोजिट है, तो मैंने अपने मन से यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज मान लिया है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया है, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि एक डाइपोल पे जो इक्विटोरियल पे अगर कोई चार्ज रखा हो, एक डाइपोल के इक्विटोरियल पे अगर कोई चार्ज रखा हो तो उस पर जो फोर्स लगता है वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल लगता है। यानी जो फील्ड आता है वो डाइपोल मोमेंट के कैसा आता है, एंटी पैरेलल आता है। यानी इस चार्ज पे जो फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल आएगा, और इस चार्ज पे भी जो फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट के कैसा आएगा, एंटी पैरेलल आएगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फील्ड आने वाला है वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल आने वाला है। तो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल जो फील्ड आएगा, अब डाइपोल मोमेंट ऊपर दे रखा है तो फील्ड कहाँ पे आएगा, नीचे। अगर फील्ड नीचे आएगा तो इस पे जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ऐसे ही इस पे भी जो फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल आएगा, यानी इस पे भी जो फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं उस पे जो फील्ड आ रहा है वो उसकी एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा। आगे बात समझ में? तो अगर ये इसकी एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो हमने डिराइव किया था पी डी ई बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फिर देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब मैंने ये क्वेश्चन जो दिया है वो इसलिए दिया था क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, बट फिर भी ये वाला फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। इसका रीजन क्या है वो समझना। अब किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा पी डी ई बाई डी एक्स, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग आ भी नहीं रहा। क्यों? इसका रीजन समझना आप। इसका रीजन ये है, देखो दोनों चार्जेस पे जो फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल आएगा, यानी इस चार्ज पे जो फील्ड आएगा वो भी नीचे की तरफ आएगा, इस पे जो फील्ड आएगा वो भी नीचे की तरफ आएगा। अब इस पे फील्ड नीचे की तरफ आएगा तो फोर्स कहां लगेगा? फोर्स आपका लगेगा ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इस पे जो फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल यानी नीचे आएगा। चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी जो लगेगा वो कहां पे लगेगा? आपका नीचे की तरफ ही लगेगा। तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इस पे जो लगेगा फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ई आ रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? वो फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। और मान लो यहाँ पे जो फील्ड आ रहा है वो आ रहा है ई माइनस डी ई। अब ई माइनस डी ई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड थोड़ा सा क्या हो गया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड कम हो गया होगा। ये सेपरेशन तो स्मॉल होता ही है, तो यहाँ पे जो फील्ड हो गया होगा वो थोड़ा सा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो फील्ड अगर ये आ रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा क्यू ई माइनस डी ई। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ तो एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा क्यू ई माइनस, क्योंकि ज्यादा फोर्स इस पे लग रहा है तो क्यू ई माइनस क्यू ई माइनस डी ई। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो नेट फोर्स जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा क्यू ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू डी ई। तो यहां से ये कट जाएगा, तो नेट फोर्स जो आपके पास आएगा वो आएगा क्यू डी ई। ठीक है, अगर मैं इसको डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो डी एक्स है वो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है। आ रही है बात समझ में? तो अगर dx को मैं दो चार्ज के बीच का सेपरेशन मान लूं तो उस सेपरेशन से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये जो q इंटू डी एक्स है यानी चार्ज इंटू इनके बीच का सेपरेशन, ये तो p बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी डी ई बाई डी एक्स। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर्मूला वही आ गया जो हमने पढ़ा था पहले। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर्मूला जो है वो वही बन गया। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें फील्ड जो है वो इसके एक्सिस के अलोंग नहीं भी आ रहा तो भी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स की जो वैल्यू आई है वो वही आ गई पी डी ई बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
इस क्वेश्चन में हम पी डी बाई डी एक्स लगा सकते हैं, और मैंने आपको ये प्रूव भी कर दिया है कि क्यों पी डी बाई डी एक्स लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब ये इजी हो गया क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है तो अब आंसर निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो हम बोल सकते हैं जो फोर्स लगेगा वो लगेगा पी डी ई बाई डी एक्स। तो पी जो होगा वो दूसरे वाले डाइपोल का होगा, क्योंकि पी जो होता है वो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है जिसपे हमको फोर्स निकालना है। तो पी टू इंटू डी ई बाई डी एक्स। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड आने वाला है वो कितना आने वाला है, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड आएगा वो आएगा के पी वन बाई एक्स क्यूब। तो जब आप डी ई बाई डी एक्स करोगे तो डी ई बाई डी एक्स जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा माइनस का 3 के पी वन बाई एक्स की पावर 4। तो अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके पास 3 के पी वन पी टू डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये आंसर अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही आंसर आया था, यानी अगर दूसरा वाला डाइपोल जो है वो इसकी एक्सिस पे रखा हो तो भी फोर्स यही आया था, और अगर दूसरा वाला डाइपोल इसकी इक्वेटोरियल पे रखा हो तो भी हमारा जो फील्ड आया है वो यही आया है। और दोनों में वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया पी डी बाई डी एक्स। पहले वाले में तो इसलिए एप्लीकेबल हो गया था क्योंकि फील्ड एक्सिस के लॉन्ग आ ही रहा था, इसमें फील्ड एक्सिस के लॉन्ग नहीं भी आ रहा तो भी ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है वो मैंने आपको प्रूव कर दिया है यहाँ पे। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डाइपोल की वजह से टॉर्क कितना आता है। आ रही बात समझ में। तो डाइपोल की वजह से हम टॉर्क पढ़ेंगे, और उसके बाद में मतलब डाइपोल की वजह से टॉर्क के बाद में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। आ रही बात समझ में। तो पहले हम टॉर्क पढ़ेंगे डाइपोल की वजह से, फिर हम पढ़ेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, जो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं डाइपोल की वजह से टॉर्क कितना आता है, और फिर हम देखेंगे फ्लक्स क्या होता है। आ रही बात समझ में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।